दोस्तों नमस्कार। आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या हमारी राजनीतिक पार्टियां अपने अंदर बदलाव करेंगी, क्या वो अपने अंदर सही में लोकतंत्र ला पाएंगी। मैं मनोज तंवर आपका स्वागत करता हूं विजडम विद मनोज पर। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी क्या होती है, राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक क्यों नहीं है और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता क्या कर सकती है। इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप चाहें तो इन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों 2009 से 2014 के बीच कई बड़े बड़े घोटालों का खुलासा हुआ, जिसमें 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के दौरान निर्माण में हेराफेरी के 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप सुरेश कलमाडी और अन्य ऑफिसर्स पर लगे। सुरेश कलमाडी को इस मामले में जेल हुई, लेकिन 2025 में ईडी ने सबूतों के ना मिलने के कारण इस केस की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और ये मामला अब बंद हो गया। 2010 में ही एक और बड़ा घोटाला 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, जिसमें 122 कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम आवंटन बिना किसी नीलामी के कर दिया जाता है। CAG ने इस घोटाले के तहत 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व का सरकार को बताया। तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन दिसंबर 2017 में इन सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। तीसरा बहुत बड़ा घोटाला कोयला घोटाला के रूप में सामने आया, जिसमें 2004 से 2011 के बीच कोयला की खदानों का आवंटन बिना किसी नीलामी के निजी कंपनियों को और सरकारी कंपनियों को किया गया, जिसमें CAG ने आरोप लगाया कि 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को राजस्व के रूप में हुआ है। इन घोटालों के अलावा भी अन्य कई घोटाले हुए, जिसमें मुंबई में हाउसिंग सोसाइटी घोटाला एक प्रमुख घोटाला रहा है। रुपए की गिरती वैल्यू, महंगाई का बढ़ना, पेट्रोल की कीमतें, काला धन, भ्रष्टाचार और सरकार में पारदर्शिता की कमी, CBI और ED के गलत इस्तेमाल के आरोपों के चलते भी कांग्रेस सरकार पर भारी दबाव डाला गया। लोगों में भारी आक्रोश था और इसी दौरान अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसमें भाजपा और अन्य राजनीतिक उस समय के विपक्षी राजनीतिक दलों ने भरपूर साथ अन्ना हजारे जी का दिया। अन्ना हजारे जी का यह आंदोलन मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ था और लोकपाल की मुख्य मांग उनकी थी जिससे भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सके। इस आंदोलन की वजह से अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और सबसे बड़ा फायदा इसमें अरविंद केजरीवाल जी को हुआ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार भी बनाई। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कुछ ठीक ठाक काम भी किए, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी पर भी कई अन्य तरह के आरोप लगे। असली लोकतंत्र का आम आदमी पार्टी में भी अभाव रहा। आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल जी का साथ देने वाले कई मुख्य व्यक्ति बाद में अरविंद केजरीवाल जी से दूर होते चले गए। लोकतंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत था वो आम आदमी पार्टी में भी लागू नहीं हो पाया। पार्टी में टिकटों को बेचने के आरोप लगे, करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के आरोप लगे। टिकट वितरण में पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं का कोई रोल नहीं था। बड़े बड़े नेताओं ने अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को या बड़े उद्योगपतियों को अपनी इच्छा अनुसार टिकट दिए। इनमें से कुछ व्यक्ति जीत भी गए। सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी के लगभग 16 बड़े नेताओं पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें कुछ गंभीर अपराध भी थे जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। पहला मामला है आम आदमी पार्टी के विधायक संदीप कुमार का। 2016 में इनके खिलाफ एक महिला से राशन कार्ड बनवाने के नाम पर दुराचार का आरोप लगा। इस मामले में आपत्तिजनक वीडियो भी जारी हुआ। उस समय संदीप कुमार महिला व बाल विकास मंत्रालय के अलावा अल्पसंख्यक मामलों को भी देख रहे थे। दूसरा मामला है आम आदमी पार्टी के नेता प्रकाश जारवाल का, जो कई बार जेल में जा चुके हैं। 2016 में ही एक महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में वो जेल गए थे। फिर 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ दुर्व्यवहार मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ। फिर 2020 में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने आत्महत्या की और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में श्री प्रकाश जारवाल का नाम लिया, जिसमें 2024 में उनको दोषी पाया गया और उनको सजा हुई। साल 2015 में दिल्ली के कानून मंत्री श्री जितेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ फर्जी LLB की डिग्री का आरोप लगाया गया था।
इस मामले में श्री जितेंद्र सिंह तोमर लगभग 1.5 माह जेल में बिता चुके हैं और आम आदमी पार्टी के जेल में जाने वाले नेताओं में वो लगभग शुरुआती नेता थे। तो जो कानून मंत्री थे उन्हीं के पास कानून की फर्जी डिग्री, और इस फर्जी डिग्री के बाद ही फिर नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का भी आम आदमी पार्टी ने पड़ताल की और वहां पर भी कुछ शंकाएं आज तक हैं जिनका जवाब शायद स्पष्ट रूप से अभी तक भी लोगों को मिला नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया। 17 महीने जेल में बिताने के बाद 2024 में फिर उनको जमानत दे दी गई। उधर 2022 में श्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जेल में उनके सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो एक व्यक्ति से मसाज कराते हुए दिख रहे हैं वो भी लीक हुआ, लेकिन विशेष अदालत ने बाद में सबूतों के अभाव में इस मामले को बंद कर दिया क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार या साजिश के कोई सबूत नहीं मिल सके। खुद अरविंद केजरीवाल पर भी काफी गंभीर आरोप लगे, उन्हें जेल जाना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब वो दिल्ली में हार चुके हैं। हारने के बावजूद अब पंजाब में भी उनके खिलाफ शीश महल 2 करके एक विवाद अभी चल रहा है जिसमें पंजाब सरकार के आलीशान बंगले में अभी भी अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं, जबकि ना तो वो पंजाब में कोई मंत्री है, कोई पद उनके पास पंजाब सरकार में नहीं है। दोस्तों 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर हमने कांग्रेस की बजाय नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को मनाने में एक बहुत बड़ा मैंडेट उनको दिया। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने एनडीए की सरकार 2014 में भारी बहुमत से बनाई। शुरुआत में उन्होंने काफी ठीक ठाक काम किया, सेटिस्फैक्ट्री था, लेकिन 2018 के अंत तक आते आते उनकी भी गलतियां लोगों को समझ में आने लगी, कुछ आरोप भी लगे। 2018 के अंत तक लग रहा था जैसे बीजेपी की सरकार अब जाने वाली है, लेकिन फिर पुलवामा अटैक और पुलवामा अटैक के बाद सेना ने कार्रवाई की, उससे रातों रात भारत के जनमानस का विचार भाजपा के प्रति बदल गया। एक जबरदस्त देशभक्ति की भावना ने 2019 में ऐतिहासिक वोटों के अंतर से भाजपा को जिताया और भाजपा की बहुत बड़ी संख्या में भारी बहुमत वाली सरकार 2019 में फिर से बन गई। 2022, 23, 24 तक आते आते नरेंद्र मोदी ने जो भारतीय जनता को वायदे किए थे उन वादों के पूरा ना होने के आरोप उन पर कई बार लगे, तो इसके चलते भारतीय जनता पार्टी से लोगों का फिर मोह भंग होना शुरू हुआ। उसके बाद 2024 में भी बीजेपी की सरकार बनी, हालांकि इस बार उतना भारी समर्थन बीजेपी को नहीं मिला। वर्तमान समय में बीजेपी पर बहुत सारे आरोप, बहुत सारे विरोध का वो सामना कर रही है। गिने चुने पूंजीपतियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने और धार्मिक मतभेद फैलाने के गंभीर आरोप बीजेपी पर शुरू से लगते आ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला और वोट चोरी के गंभीर आरोप अभी भी बीजेपी पर लग रहे हैं। ये ताजे आरोप हैं जिसमें राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने काफी सबूत भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ दिए हैं। सीबीआई और ईडी के नेताओं के खिलाफ गलत उपयोग के आरोप भाजपा पर नए नहीं हैं। विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल के आरोप भाजपा पर नए नहीं हैं। उनके खिलाफ जांच हुई, सबूत इकट्ठे हुए और बाद में उस जांच के आधार पर ही उन नेताओं पर दबाव डालकर उनको बीजेपी में शामिल किया गया। आज वो बीजेपी में कई बड़े बड़े पदों पर जैसे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पदों तक भी वो शामिल है। असली लोकतंत्र कुल मिलाकर बीजेपी में भी गायब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी सारे फैसले लगभग 2 से 3 नेता लेते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी की सरकार को आज 11 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन भारत के नागरिक आज भी ज्यादातर उन्हीं मुद्दों से परेशान हैं। रुपए की गिरती वैल्यू, बढ़ती महंगाई, बढ़ता विदेशी कर्ज, काला धन, बेरोजगारी, सरकार में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के मुद्दे जो के तो बने हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी ज्यादातर कांग्रेसी नेता अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और उनके खिलाफ हो रही जांच लगभग बंद हो चुकी है। बहुत सारे लोग अब फिर से चाहते हैं कि भाजपा की बजाय अब फिर से कांग्रेस की सरकार आए। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करना फिर से शुरू कर दिया है। कई ऐसे पत्रकार, कई ऐसे नेता, कई ऐसे अधिकारी हैं जो अब चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार फिर से आ जाए। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल है, क्या ये सरकार फिर से बदलने से क्या ये भ्रष्ट और लुटेरा सिस्टम बदलेगा? क्या हमारी और हमारे देश की हालत बदलेगी? क्या भ्रष्टाचारी नेता दोबारा से कांग्रेस में नहीं चले जाएंगे? क्या असली लोकतंत्र भाजपा या फिर कांग्रेस में फिर से आ पाएगा? क्या ये भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे? दोस्तों, यह सब हो सकता है और एक दिन निश्चित ही ये होना है, लेकिन
तब तक क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या हम इनके बदलने का इंतजार करें या हम कुछ कर सकते हैं? दोस्तों, जब तक ये पार्टियां नहीं बदलती तब तक मेरा मानना है कि हमें अपनी तरफ से कुछ प्रयास जरूर करने चाहिए, जिसमें एक प्रयास हो सकता है कि एक नई पार्टी का गठन किया जाए जो निश्चित रूप से पूरी तरह लोकतांत्रिक हो, जिसमें नेताओं की नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की चले, वही सब मुद्दों को, सब नेताओं को निर्धारित करें। एक ऐसी पार्टी जिसमें युवा, मजदूर, किसान, व्यापारी, अफसर, चपरासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, व्यापारी, दलित सब शामिल हों और देश की राजनीति में सब भागीदार बने, देश के विकास में सहयोगी बने। एक ऐसी पार्टी जिसमें नेताओं की योग्यता निर्धारित हो, एक ऐसी पार्टी जिसमें पद या टिकट के लिए गंभीर अपराधों से मुक्त नेता की योग्यता हो, एक ऐसी पार्टी जिसमें योग्यता के आधार पर नेताओं का चयन उस पार्टी के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता करें। यदि आप देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं। यदि आपको सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी का ये आइडिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें और कमेंट में लिखें सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी की जय। जय हिंद, नमस्कार।